सो हेलो एवरीवन। आज अपन है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के मॉड्यूल के सब मॉड्यूल हाइड्रोलॉजी के लेक्चर नंबर 5 में, जिसमें अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे इवोपोट्रांसपिरेशन के बारे में। तो बेसिकली ये पूरा लेक्चर जो है, ये जो पूरा टॉपिक है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट अपन ने पहले कवर कर लिए थे, और इस लेक्चर में अपन बेसिकली एस्टिमेशन, डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ इवोपोट्रांसपिरेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट अपन ने देखे थे इन केस ऑफ द इवोपोरेशन, थ्री टाइप्स ऑफ द अप्रोचेस अपन यूज करते हैं फॉर एस्टिमेटिंग द रेट ऑफ इवोपोरेशन। सेम इवोपोट्रांसपिरेशन के लिए भी तीन तरह की अप्रोचेस यूज करते हैं, by using the measurement devices, by using the empirical equation and by theoretical and analytical approaches। ये तीन मेथड्स हैं इवोपोरेशन जैसे, इनके भी कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, और ये किस तरीके से इनका मेजरमेंट अपन करते हैं ये अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पिछले लेक्चर में, आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, मैंने आपको रेफरेंस इवोपोट्रांसपिरेशन के बारे में बताया था। रेफरेंस इवोपोट्रांसपिरेशन इज द मैक्सिमम पॉसिबल इवोपोट्रांसपिरेशन फ्रॉम हाइपोथेटिकल सरफेस, और कुछ इसमें अपन कंसीडर करते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स को। ठीक है, इसमें थोड़ा मैं इस इंट्रोडक्टरी इसलिए रख रहा हूँ इसमें क्योंकि अपन को रेफरेंस इवोट्रांसपिरेशन जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली यही अपन को क्रॉप फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट देता है। क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट अपन को पता चल जाए तो अपन ये पता कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है प्लांट्स को या क्रॉप्स को थ्रू द इरिगेशन, और एफिशिएंसीज मल्टीप्लाई करने के बाद में अपन कोई भी सोर्स ऑफ इरिगेशन, रिजर्वायर और प्लानिंग जो अपन वो कर सकते हैं इरिगेशन के लिए। ठीक है, एज वेल एज अपन को ये पता रहता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर अपन को क्रॉप को प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो रेफरेंस इवोपोट्रांसपिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेफरेंस इवोपोट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन दी है सबसे पहले FAO ने, जिसने बोला था द रेट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल रेट ऑफ इवोपोट्रांसपिरेशन फ्रॉम अ हाइपोथेटिकल कंडीशन वेयर द क्रॉप हैव द 0.12 मीटर ऑफ द हाइट विद अ एल्बिडो वैल्यू ऑफ 0.23 एंड सॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 70 S/m विथ इन अ ग्रीन कवर। ठीक है, इसमें कंडीशन ये है कि जो फील्ड है उसमें कंप्लीटली शेडेड होना चाहिए ग्रीन कवर से, विथ मॉइस्चर अवेलेबिलिटी ऑल द टाइम। ठीक है, क्योंकि ये इसकी पोटेंशियल वैल्यू को मेजर कर रहा है, इसलिए इसमें ये कंडीशन है कि इसकी मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होना चाहिए ऑल द टाइम। ओके, एल्बिडो को अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। एल्बिडो वैल्यू शोज द हाउ मच रेडिएशंस आर रिफ्लेक्टेड बैक with respect to the total incident radiation। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है रिफ्लेक्टेड रेडिएशन अपॉन इंसिडेंट रेडिएशन। ये जो फंक्शन होता है ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ सरफेस पे, स्लोप पे। ठीक है, किस टाइप की सरफेस है, किस टाइप का स्लोप है, तो कितना वो रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर रहा है ग्राउंड सरफेस से या कोई भी सरफेस से, और किस स्लोप में कर रहा है। तो ये एल्बिडो वैल्यू इस पे डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे ग्रीन कवर के लिए 0.2 0.5 लेते हैं, स्नो सरफेस से मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होता है इसमें अप टू 0.95, मतलब 95% ऑफ द रेडिएशन ये रिफ्लेक्टेड बैक कर देता है आउट ऑफ द टोटल इंसिडेंस रेडिएशन। ओके, तो मेजरमेंट डिवाइसेस का अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो मेजरमेंट डिवाइसेस है वो है लाइसीमीटर्स। जो लाइसीमीटर्स होते हैं वो बेसिकली एक क्लोज्ड कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं। ये क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं जिसकी जो कंडीशंस हैं वो आइडेंटिकल रखते हैं आसपास की सराउंडिंग से। ठीक है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि एक ये क्लोज्ड कंटेनर होता है जिसमें प्लांट जो होते हैं, अपन जहां भी फील्ड ऑफ अपना जो भी स्टडी एरिया है, जहां भी अपन मेजरमेंट कर रहे हैं इवोपोट्रांसपिरेशन, वहां पर जिस तरह की वेजिटेशन या जिस तरह की क्रॉप लगी है उस क्रॉप को इसमें ग्रो करते हैं। उसकी सराउंडिंग जो सॉइल है उस टाइप की लेते हैं। ठीक है, और सम टाइम इसको क्या होता है कि ये ग्राउंड सरफेस है जैसे, इसके अंदर इसको सम करके रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी इस इमेज में तो नहीं दिखा रहा है, ये एडवांस थोड़ा वर्जन है लाइसीमीटर का, बट यूजुअली इसको सम करके रखते हैं। तो बेसिकली है क्या इसमें, ये वाटर बजट बैलेंस पे कंसेप्ट पे बेस्ड होता है कि टोटल अपन इसमें वाटर फ्रिक्वेंटली ऐड करते जाते हैं। ठीक है, इसमें वाटर फ्रिक्वेंटली ऐड करते जाते हैं, तो जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर अपन ऐड कर रहे हैं वो अल्टीमेटली हो रहा है इवोपोट्रांसपिरेशन का पार्ट। ठीक है, तो अपन को रेट ऑफ इवोपोट्रांसपिरेशन देते हैं, बट कंडीशन ये है कि इसमें जो वाटर अपन ऐड कर रहे हैं ये इसकी फील्ड कैपेसिटी को मेंटेन होना चाहिए। उसका सॉइल मॉइस्चर जो है अपन हमेशा फ्रिक्वेंटली पीरियोडिकली मॉनिटर करते हैं और उसको फील्ड कैपेसिटी में मेंटेन करते हैं। फील्ड कैपेसिटी में ज्यादा होने पर ही उसको कंट्रीब्यूट करेगा ग्राउंड वाटर को, अनलेस ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा ग्राउंड वाटर को। देखिए अपन पिछले उसमें देखे थे कि
फील्ड कैपेसिटी से ज्यादा अगर मॉइस्चर होता है तो वो ग्रेविटेशनल वाटर जो है वो डीप पर्कुलेट होता है, नहीं तो फील्ड कैपेसिटी तक सॉइल जो है वो मॉइस्चर होल्ड करके रखती है और वो मॉइस्चर ही अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए, ठीक है, जो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होता है इवोपोट्रांसपिरेशन में लॉस्ट होता है, ठीक है। तो अपने को इसका जो सॉइल मॉइस्चर है फ्रिक्वेंटली मॉनिटर करते हैं उसको फील्ड कैपेसिटी तक, ठीक है, और उसको पीरियोडिकली जितने भी वाटर अपन ऐड करते हैं तो अपन ये मानते हैं कि ये जो वाटर है वो अल्टीमेटली इवोपोट्रांसपायर्ड हो रहा है, जो कि प्लांट का रेट ऑफ इवोपोट्रांसपिरेशन अपन को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या है कि एक तो सॉइल मॉइस्चर को पीरियोडिकली अपन को मेंटेन करना है, ठीक है, और दूसरा है इसका जो मेजरमेंट है, एक फ्रीक्वेंट मेजरमेंट होता है इसमें, जैसे मंथली वैल्यू निकालना है या डेली वैल्यू निकालना है तो कोई एक ऑपरेटर होता है जिसको ये इसमें पीरियोडिकली वाटर ऐड करके इसकी क्वांटिटी को मेजर करना रहता है, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं ये बेसिकली, वेइंग टाइप और नॉन वेइंग टाइप। तो जैसे इसका नाम से क्लियर है कि वेइंग टाइप जो होता है वो बैलेंस करता है और उसको वेट को मेजर कंटिन्यूसली वेटर में उसका वेट मेजर करता है। तो जितने डिफरेंस ऑफ वेट अपने उसकी पीरियड में मिलता है, ठीक है, जो भी डिफरेंस आता है तो अपन ये मानते हैं कि जो वो वेट लॉस हुआ है ड्यू टू द लॉस ऑफ द वाटर थ्रू द इवोपोट्रांसपिरेशन, ठीक है। दूसरा होता है नॉन वेइंग टाइप, बट जो वेइंग टाइप होता है वो लेस एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू द नॉन वेइंग टाइप। तो इसका डिटेल डिस्कशन अपन नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपन जो है नॉन वेइंग टाइप ही यूजुअली यूज करते हैं, कॉमनली इंडिया में यूज करते हैं। अच्छा, ड्रॉबैक्स क्या हैं इसके? दो ड्रॉबैक्स हैं इसके। सबसे पहला है एक्सपेंसिव बहुत है, क्योंकि इसको ग्राउंड में संक करके रखना पड़ता है। देन इसमें एक ऑपरेटर लगता है जो कंटिन्यूसली चीजों को मॉनिटर करता है। सॉइल मॉइस्चर स्टडी के लिए अपन को सॉइल मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए मेजर करने के लिए अपन को एक डिवाइस लगती है। तो ओवरऑल ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत एक्सपेंसिव होता है और ये टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है, ठीक है। तो इसको पीरियोडिकली वाटर ऐड करते हैं तो उसके बाद ही इसका मेजरमेंट मिलता है अपन को। तो वी हैव टू वेट दैट मच ऑफ टाइम जब तक इवोपोट्रांसपिरेशन हो रहा है पानी का, वाटर का, तो वो टाइम अपन को इसमें कंज्यूम ज्यादा करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास फील्ड प्लॉट्स, ओके। तो फील्ड प्लॉट्स भी समवॉट जो है वो लाइसीमीटर के जैसे ही है। इसमें क्या करते हैं, एक फील्ड होती है जो अपन कंसीडर करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 2x4 की एक फील्ड है, 2 मीटर बाय 4 मीटर की, ठीक है। इसमें जो है जो क्रॉप है अपन उसको ग्रो करते हैं। ये क्रॉप जो है जिसका भी अपन को क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट या इवोपोट्रांसपिरेशन निकालना है, जो भी अपन स्टडी कर रहे हैं जिस भी क्रॉप की, उसको ग्रो करते हैं। यहाँ पर कुछ नोजल्स अपन लगाते हैं जो कि उसको इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक तो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, देन इसमें इरिगेशन भी हो रहा है, ठीक है। अपन इरिगेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं इसको। क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं इसको इरिगेशन? टू मेंटेन द सॉइल मॉइस्चर अप टू इट्स फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। तो फील्ड कैपेसिटी में मेंटेन इसका सॉइल मॉइस्चर जो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं अपन, और इतना इरिगेशन करते हैं कि उसकी फील्ड कैपेसिटी में आ रहे हो, ठीक है, उसका सॉइल मॉइस्चर। तो इसमें बेसिक वाटर बजट की जो अपने पास इक्वेशन है वो लगा देते हैं अपन कि कितना इनकमिंग वाटर है माइनस कितना आउटगोइंग वाटर। आउटगोइंग होगा इन द फॉर्म ऑफ द रन ऑफ, बट एंड इन द फॉर्म ऑफ द इनफिल्ट्रेशन। बट कंडीशन ये है कि अपन इसमें काफी केयरफुली इसकी अपन मेंटेन करते हैं इसको, कि इसका जो सॉइल मॉइस्चर है वो फील्ड कैपेसिटी तक ही रहे। तो इस केस में क्या होता है कि अगर फील्ड कैपेसिटी से ज्यादा अपन वाटर उसको नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है ग्रेविटेशनल वाटर, एडिशनल वाटर ड्रेन नहीं हो रहा है, तो वो डीप पर्कुलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जितना भी वाटर अपन फील्ड कैपेसिटी तक है वो सॉइल के लिए अवेलेबल है, और वही वाटर जो है वो इवोपोट्रांसपायर्ड हो रहा है, ठीक है। तो अपन इसमें ये केयर रखते हैं कि जो इन्फिल्ट्रेशन को इग्नोर करने के लिए, डीप पर्कुलेशन को सॉरी इन्फिल्ट्रेशन तो होगा बट डीप पर्कुलेशन को इग्नोर करने के लिए अपन इसका सॉइल मॉइस्चर फील्ड कैपेसिटी तक मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो ये इसमें है इसकी थ्योरी कि ये बेस्ड ऑन ये वाटर बैलेंस इक्वेशन पे बेस्ड होता है। सबसे पहले अपन को कितना भी इनकमिंग वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेशन एंड इरिगेशन, ये अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अपन रन ऑफ कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और कैलकुलेट इन्फिल्ट्रेशन, हालांकि इसको जो मॉइस्चर कंटेंट है इसका वो फील्ड कैपेसिटी से नीचे रखते हैं, इसलिए अपन इसको इग्नोर कर देते हैं, इसकी मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और सॉइल मॉइस्चर इसका मेजर करते रहते हैं, तो जो भी डिफरेंस इन सॉइल मॉइस्चर है अदर फैक्टर्स के कारण उसको भी अपन इसमें माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपली ये दे देता है इवोपोट्रांसपिरेशन इज इक्वल टू प्रेसिपिटेशन प्लस इरिगेशन, दैट इज द इनकमिंग माइनस रन ऑफ माइनस चेंज इन सॉइल मॉइस्चर। तो ये सिंपली अपन को इवोपोट्रांसपिरेशन, रेट ऑफ इवोपोट्रांसपिरेशन एक फिक्स्ड टाइम में जिसमें अपन ने इसको स्टडी किए हैं उस टाइम में अपन को प्रोवाइड कर देता है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? सबसे पहला है
अगेन वही कंडीशन इसमें कि इन्फिल्ट्रेशन है या डीप परकोलेशन अगर इन केस अगर हो रहा है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है कि सॉइल मॉइस्चर को उसकी फील्ड कैपेसिटी तक मेंटेन करना, तो इसको बहुत केयरफुली करना पड़ता है और एक स्किल्ड ऑपरेटर अपन को उसकी जरूरत पड़ती है, एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। और समटाइम्स क्या होता है कि कुछ कभी कभी फील्ड कैपेसिटी से ज्यादा मॉइस्चर चल जाता है और वो अल्टीमेटली ग्रेविटेशनल वाटर होता है जो कि अल्टीमेटली डीप परकोलेट हो जाता है, ग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाता है और जो अपन को इवोपोट्रांसपिरेशन की जो रीडिंग्स हैं वो ओवर मेजर्ड आती है, ठीक है, तो वो प्रिसाइज नहीं होती है। तो इसको मेंटेन करना और इसके मेजरमेंट्स बहुत डिफिकल्ट होता है। सेकंड वन है सॉइल हैज टू मेंटेन बिलो द, वही मैंने आपको बताया था कि फील्ड कैपेसिटी से तक या उसके बिलो तक मॉइस्चर को मेजर करना, उसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है, ऑपरेटर के लिए भी। तो इस कारण से क्या होता है कि ये इतना प्रिसाइज रीडिंग्स नहीं देते हैं और इसी ड्रॉबैक को, ठीक है, तो ये मेजरमेंट डिवाइसेस के कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि अपने पास एक तो होता है प्रिसाइज नहीं होता है, दोनों में कंडीशन में अपन ने देखे थे कि जो प्रिसीजन है वो उसके वर्कर के ऑपरेटर के स्किल पे, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, टाइम पे भी बहुत डिपेंड करता है। डिफिकल्ट टू मेजर है, डिफिकल्टी है इसमें मेजरमेंट करने के लिए, एक ऑपरेटर्स लगते हैं, देन उसके बाद उसका मेंटेनेंस लगता है, ठीक है, उसका टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत एक्सपेंसिव है, इनका इंस्टॉलेशन भी एक्सपेंसिव है और उनका इनिशियल कॉस्ट भी बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। इस ड्रॉबैक्स को के कारण अपन जो है सेकंड अप्रोचेस यूज करते हैं इसको दूर करते हुए। पहला है अपने पास बाय यूजिंग द एम्पिरिकल इक्वेशंस, जैसे अपन ने इवोपरेशन में रेट ऑफ इवोपरेशन निकालने के लिए देखे थे कि अपन एम्पिरिकल इक्वेशंस यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ evapotranspiration and as well as for the evaporation, ठीक है। तो पहली इसमें मेथड है वो है ब्लैनिक-रिडल मेथड। तो ब्लैनिक-रिडल मेथड ने क्या बोला था कि जो evapotranspiration, ये जितने भी स्टडी है पोटेंशियल evapotranspiration, ठीक है, जो अपन ने बाय यूजिंग लाइसीमीटर और फील्ड प्लॉट्स, ये एक्चुअली evapotranspiration देता है क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है फील्ड को, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो एम्पिरिकल इक्वेशन है, थ्योरेटिकल अप्रोचेस है, ये अपनी पोटेंशियल evapotranspiration देती है, ठीक है। तो ब्लैनिक-रिडल मेथड में क्या है, ये रिलेट करता है क्रॉप फैक्टर से और क्लाइमेटिक डाटा से। अल्टीमेटली आपको पता है evapotranspiration विल डिपेंड होगी उसके क्लाइमेटिक फैक्टर पे एज वेल एज द क्रॉप फैक्टर, किस टाइप की क्रॉप है वो और किस टाइप का वहां पर क्लाइमेट है, ठीक है। तो इन दो चीजों पे डिपेंड करेगा। तो इन दो चीजों को बेसिक लेते हुए ब्लैनिक-रिडल ने इक्वेशन जनरेट किए थे, दैट इज द पोटेंशियल evapotranspiration इज इक्वल टू 2.54 मल्टीप्लाई बाय द एफ। 2.54 का फैक्टर इसलिए आया है क्योंकि ये यूनिट कन्वर्जन के कारण बेसिकली उसको एफपीएस यूनिट्स में जनरेट किए थे, तो उसको कन्वर्ट कर दिए अपन एमपीसी यूनिट में, इस कारण से 2.54 का फैक्टर आया, ठीक है। के जो होता है वो होता है क्रॉप फैक्टर, दैट इज अ फैक्टर विच इज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द क्रॉप, ठीक है। तो राइस के लिए होता है 1.1, वीट के लिए होता है 0.65 और कोई भी नेचुरल वेजिटेशन है 0.8 से 1.3 के बीच में वेरी करता है। विन अगेन द फंक्शन ऑफ द डेंसिटी ऑफ द वेजिटेशन, उसकी डेंसिटी कितनी है वेजिटेशन की उस पर डिपेंड करता है और जो क्रॉप्स है उसके लिए फिक्स है, ठीक है। तो अपन के कैलकुलेट कर सकते हैं। एर जो है वो है मंथली कंसेप्टिव फैक्टर, ठीक है। तो इसमें एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया था, ये पोटेंशियल evapotranspiration की स्टडी करता है, तो ये अपन को प्रोवाइड करता है वैल्यू डेप्थ पर यूनिट टाइम और टिपिकली ये मंथली मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी काफी बार आया है कि मंथली जो evapotranspiration है वो किससे कैलकुलेट होता है, किस मेथड से, तो ब्लैनिक-रिडल जो है वो मंथली बेसिस पे इसमें कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो एफ जो होता है कंसेप्टिव फैक्टर बोलते हैं इसको, मंथली कंसेप्टिव फैक्टर विच इज ओनली डिपेंड अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द डेट फील्ड, ओके। तो ये मंथली यूज कंसेप्टिव फैक्टर होता है। इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ पीएच मल्टीप्लाई बाय टी बार एफ अपॉन 100, ओके। तो पीएच जो है अपने पास मंथली परसेंट ऑफ द डे लाइट आवर्स विच इज द फंक्शन ऑफ द लैटिट्यूड एंड टाइम। तो आपको एक सिंपल ज्योग्राफी आपने पहले पढ़े होंगे। तो होता क्या है कि सन है तो इक्वेटर्स में जो सनलाइट है वो परफेक्टली परपेंडिकुलर होती है अर्थ सरफेस से, तो मैक्सिमम सनलाइट जो है वो इक्वेटर्स में पड़ती है, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम सनलाइट पड़ती है तो उसका जो डे लाइट आवर है, मतलब कितने घंटे तक सन अवेलेबल है, रेडिएशन दे रहा है वो, तो कितने जो डे लाइट आवर्स होता है वो इक्वेटर्स में ज्यादा होता है, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द लैटिट्यूड, लैटिट्यूड जैसे अपन इंक्रीज करते हैं, जैसे इक्वेटर में अपन को पता है कि 0 डिग्री लैटिट्यूड में है अपन, ओके, 0 डिग्री में, तो जो ऑन इंक्रीजिंग द लैटिट्यूड मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जो जैसे ही बढ़ते हैं तो ये जो स्ट्राइकिंग है ये पर्टिकुलरली एक एंगल पे होती है, ठीक है। एंगल के होने के कारण जो डे लाइट आवर्स है वो अफेक्ट करता है।
तो जो जो कि होता है कम। ठीक है, तो अपन को ये क्लियर हो गया कि ये जो मंथली डे लाइट आवर्स होता है, ये जो डे लाइट आवर होता है इज द फंक्शन ऑफ द लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है। और एज वेल एज द टाइम, टाइम से कैसे, समर्स में आपको पता है कि ज्यादा डे लाइट आवर तक दिन ज्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, जो विंटर्स है तो उसमें कम होता है। ठीक है, तो ये जो डे लाइट आवर है वो होता है, डिपेंड करता है लैटिट्यूड पे, टाइम पे। और अगर अपन बोले तो ये जो डे लाइट आवर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लैटिट्यूड के। ऑन इंक्रीजिंग द लैटिट्यूड दिस डे लाइट आवर्स डिक्रीजेस। ठीक है, तो जीरो जो लाइन ऑफ इक्वेटर उस पर मैक्सिमम होगा, जैसे जैसे इक्वेटर से अपन दूर जाएंगे दोनों साइड, नॉर्दर्न साइड या सदर्न साइड, ठीक है, तो वो ये डे लाइट आवर कम होता है। तो इसमें अपन ने ये देख लिए है ना। तो अब बात करते हैं अपन मंथली परसेंट पे। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि इसमें एक टेबल जनरेट होती है, मैं टेबल आपको बना देता हूं। तो अपन टेबल बनाते हैं एक। ठीक है, तो टेबल में सबसे पहले अपना रहता है मंथ, क्योंकि इसमें मंथली स्टडीज होती है तो अपन पूरे 12 मंथ क्लिक करते हैं, जैसे जनवरी, ठीक है, फरवरी। तो उस मंथ में अपने पास डे लाइट आवर कितने ये अपन देख लेते हैं। जैसे जनवरी में फॉर एन एग्जांपल कि अगर हर दिन 10 घंटे का अगर अपने पास डे लाइट मिल रहा है पर डे के हिसाब से, तो पूरे मंथ का होगा 300। ठीक है, तो जैसे जनवरी में हो गया 300, फरवरी में हो गया समवॉट 350, देन मार्च। ठीक है, ये इंक्रीज हो जाता है। देन अपने पास इसमें अपन निकाल लेते हैं परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज ऑफ द मंथली डे लाइट आवर, मतलब आउट ऑफ द टोटल ईयर उस मंथ में कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है डे लाइट का। ठीक है, जैसे पूरे साल में अगर मान लीजिए अपन 4000 आवर्स या 5000 का डे लाइट है अपने पास, तो जैसे जनवरी में हो गया अपने पास समवेयर अराउंड 6%। ठीक है, तो इस तरीके से अपन हर एक मंथ के लिए परसेंट निकाल लेते हैं कि उस मंथ का कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है आउट ऑफ द टोटल ईयर इन द फॉर्म ऑफ परसेंट। ठीक है, तो 7%। तो ये अपन पूरे 12 मंथ के लिए निकाल लेते हैं। और इन मंथ का अपन मीन टेम्परेचर भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये टेबल अपन बना लेते हैं। मीन टेम्परेचर जनवरी का होता है जैसे 42 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 42 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, समवॉट 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, फरवरी में हो जाएगा अपने पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये अपन निकाल लेते हैं। इन टेम्परेचर का जो मीन वैल्यू है वो अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। और इस परसेंटेज ऑफ मंथली परसेंटेज अपन ने लिखा है, इसका समीशन अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। इस समीशन अपन को पुट कर देते हैं अपन यहाँ पर, और टीएफ की वैल्यू जो है यहाँ पर। ठीक है, तो 100 आप मत लीजिएगा, ये 100 इन द फॉर्म ऑफ द परसेंटेज है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट पुट कर रहे हैं तो ये वैल्यू जो है मिला के अपन को परसेंट शो कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इस वैल्यू को पुट कर देंगे और टीएफ की वैल्यू अपन को पता है, तो अपन इजीली मंथली कंजप्टिव फैक्टर निकाल सकते हैं। और उसके बाद में अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि रेट ऑफ यूको ट्रांसपरेशन क्या है बाय यूजिंग द ब्लैनिक-रिटल मेथड। ओके, तो बहुत सिंपल इक्वेशन है ये। नेक्स्ट अपने पास इंपेरिकल इक्वेशन है, वो है अपने पास थॉर्नटवेट इक्वेशन। थॉर्नटवेट इक्वेशन में भी कुछ मॉडिफिकेशन है ब्लैनिक-रिटल मेथड से। दैट इज द evapotranspiration will equal to the 1.6 multiplied by the LA multiplied by the 10 T bar upon IT whole to the power A। ठीक है, तो LA जो है वो है इंडेक्स फॉर द डे लाइट आवर। अगर यहाँ पर डे लाइट आवर इंडेक्स है तो क्लियर है कि द फंक्शन ऑफ द लैटिट्यूड एंड टाइम इन दोनों के डिपेंड करेगा डे लाइट। ठीक है, ये एक इंडेक्स है, तो इसकी वैल्यू जो है 0.8 से 1.3 के बीच में होती है। तो यूजुअली क्या अपने पास ये स्टैंडर्ड टेबल्स होती हैं जिसमें अपने पास फॉर एन एग्जांपल की लैटिट्यूड की कितना है यहाँ पर। ठीक है, तो लैटिट्यूड 0 डिग्री जाएगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री। ठीक है, फॉर द नॉर्थ साइड। और फॉर मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इनके लिए अपने पास वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, तो इन वैल्यू को डायरेक्ट पुट करके अपन एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो फॉर एन एग्जांपल 0.8 से 1.3 के वेरी कर रहा है, तो कोई इक्वेटर है, इक्वेटर में मैक्सिमम डे लाइट होगा और इन द सीजन ऑफ समर। ठीक है, तो इक्वेटर है और 0 डिग्री पे लाइन ऑफ इक्वेटर पे अगर कोई एरिया है और उसमें समर्स में, तो उसमें 1.3 तक अपन इसकी जो है एलए की वैल्यू जाती है। वहीं आप देखोगे तो मैक्सिमम लैटिट्यूड में अगर अपन चले गए और इन विंटर्स, ठीक है, मिनिमम डे लाइट मिलता है, तो वहां पर अपने पास 0.8 होती है। ठीक है, तो 0.8 से 1.3 दैट इज मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में वेरी करती है। देन अपने पास है टी बार इक्वल टू मंथली टेम्परेचर, मीन मंथली टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, आईटी जो है वो है अपने पास हीट इंडेक्स। हीट इंडेक्स का फॉर्मूला होता है टी बार अपॉन 5 1.5 1.514
फॉर समीशन अप टू द 12 मंथ। ठीक है, ये 12 महीने के लिए, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने के लिए इसको अपन मेजर करते हैं। ठीक है, ये अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं टेम्परेचर अपन। देन ए जो है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट विल बी द फंक्शन ऑफ द हीट इंडेक्स। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन होती है तो 0.49 प्लस 1.79 10 टू पावर माइनस 2 IT। ठीक है, ये लीनियर टर्म हो गई। देन 733 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 5 IT स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक टर्म हो गई। और 6.75 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 2 IT क्यूब। ठीक है, ये अपने पास क्यूबिक टर्म हो गई। तो IT की वैल्यू अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर अपन को अवेलेबल होता है डेटा, और उससे अपन एक्सपोनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। LE की वैल्यू अपन स्टैंडर्ड टेबल से निकाल सकते हैं। तो थॉर्नटोवेट इक्वेशन से अपन इजीली कैलकुलेट कर देते हैं कि कितना रेट ऑफ इवोपोट्रांसपिरेशन या पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन है। ओके, तो इसके ड्रॉबैक्स क्या है, जैसे अपन ने इवोपोरेशन देखे थे इवोपोरेशन के एस्टिमेशन में, कि इसके ड्रॉबैक्स हैं ये उसी एरिया में वैलिड होते हैं, यहाँ पर ड्राइव होते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द क्लाइमेटिक फैक्टर्स, डिफरेंट रीजन्स के लिए अलग अलग क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं। तो ये जो वैलिडिटी है इनकी, ये एक्सेप्टेबल, ग्लोबली एक्सेप्टेबल नहीं है, ग्लोबली वैलिड नहीं है ये। तो ये वहीं पर वैलिड होते हैं जहां के लिए इनको डिराइव किया गया। ठीक है, इसलिए इसको इंडिया में ज्यादा अपन यूज नहीं करते हैं, कॉमनली यूज नहीं होते हैं ये। ओके, देन अपने पास है थियोरेटिकल अप्रोचेस। तो नेक्स्ट अपने पास है थियोरेटिकल अप्रोचेस। थियोरेटिकल अप्रोचेस या एनालिटिकल अप्रोचेस में पहली अपने पास पेनमैन्स इक्वेशन, जिसको अपन, ये मोस्ट वाइडली यूज मेथड है और इसको कॉमनली इंडिया में भी यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए, पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन के कैलकुलेशन के लिए। तो पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन इज इक्वल टू होता है AHN प्लस गामा EA अपॉन A प्लस गामा। ठीक है, ए होता है अपने पास स्लोप ऑफ द सैचुरेशन वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व। ये मैं आपको इवेपोरेशन स्टडी में भी बताया था। रॉबर्ट्स इक्वेशन, मेयर्स इक्वेशन में वेपर प्रेशर ग्रेडियंट के कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले अपने पास जो है सैचुरेशन वेपर प्रेशर दैट इज EW वर्सेस T का अपने पास ग्राफ होता है, और एक टेबुलर फॉर्म में भी होता है। जैसे ये कोई टेबुलर फॉर्म में भी है कि भाई किस टेम्परेचर पे कितनी सैचुरेशन वेपर प्रेशर होगा mmFHg के। ठीक है, उसका जो कर्व होता है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे, जैसे 460 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर अपन कैलकुलेट करना चाहें कि अपन को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जैसे 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, इस पॉइंट पे कितना स्लोप है इस कर्व का। ठीक है, वो वैल्यू अपन यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, टिपिकली आप लिटरेचर में देखेंगे तो डायरेक्ट इसके कर्व भी अपन को प्रोवाइडेड रहते हैं, जिसमें अपने पास टेम्परेचर वर्सेस स्लोप ऑफ द वेपर प्रेशर, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर वर्सेस सैचुरेटेड वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का जो होता है, ये अपन को डायरेक्ट वैल्यू दे देता है स्लोप की। ठीक है, तो आइदर यूजिंग दिस ग्राफ, या फिर अपन इस ग्राफ का यूज करके, या फिर एक टेबल, डायरेक्ट टेबल का यूज करके। अपने पास ये टेबल भी अवेलेबल होती है कि ये टेबल जो होती है, ऐसी कोई टेबल भी अपन को लिटरेचर में आपको मिल जाएगी, काफी लिटरेचर में, कि जिसमें टेम्परेचर वर्सेस स्लोप की रीडिंग। ठीक है, तो किस टेम्परेचर पे अपन को पता है वहां पर टेम्परेचर कितना, तो अपन डायरेक्ट ए की वैल्यू स्लोप की अपन ले सकते हैं। ठीक है, इन mmFHg पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, क्योंकि स्लोप है यहाँ पर, तो mmFHg पर डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। देन अपने पास है गामा, जिसको बोलते हैं साइक्रोमेट्रिक कांस्टेंट। उसकी जो है वो फिक्स वैल्यू होती है 0.49 की। ओके, ये इज द रेट ऑफ इवोपोरेशन विच अगेन द फंक्शन ऑफ द विंड वेलोसिटी फंक्शन एंड सम वेपर प्रेशर ग्रेडियंट, जो कि अपने रेट ऑफ इवोपोरेशन में देखे थे। उसका जो फॉर्मूला होता है 0.35 मल्टीप्लाई बाय द 1 प्लस U2 upon 160 EW माइनस EA। ठीक है, तो U2 जो है विंड वेलोसिटी एट 2 मीटर हाइट में, आपको मैंने 17 पावर लॉ भी बताया था, उससे आप कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मैनोमीटर को 2 मीटर हाइट पे इजीली अपन 2 मीटर हाइट पे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उससे अपन डायरेक्ट रीडिंग ले सकते हैं। EWA EA का कैलकुलेशन आपको बताया था मैंने, ऐसे कर्व्स अपने पास अवेलेबल होते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में अपन EA की वैल्यू निकाल लेंगे, EW की वैल्यू निकाल लेंगे, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी नोन होती है, तो उस रिलेटिव ह्यूमिडिटी को सैचुरेटेड वेपर से मल्टीप्लाई करके EA निकाल लेंगे, तो EW माइनस EA का अपन इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो अपने पास इसमें कैलकुलेशन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, वो है अपने पास HN। ठीक है, HN है टोटल नेट हीट रेडिएशन। ठीक है, नेट हीट रेडिएशन होती है ये, तो इसको अपन कैलकुलेट करते हैं। नेट का मतलब हो गया कि कितनी इनकमिंग है और कितनी आउटगोइंग है, तो जो टोटल नेट अपन को क्वांटिटी है वो अपन को कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसका अपन कैलकुलेशन अब देखेंगे। तो HN होता है, HN इज इक्वल टू HA 1 माइनस R मल्टीप्लाई बाय द A
प्लस बी एन अपॉन एन माइनस सिग्मा टी ए टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय द 0.56 माइनस 0.092 अंडर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय द 0.1 प्लस 0.9 अपॉन एन। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि ये बहुत बड़ी बड़ी सिक्वेशंस हैं, इनको याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है। यूजुअली अगर आपको इतना ही याद हो तो अपन सफिशिएंट होता है उसको इक्वेशंस को शो करना। कैलकुलेशंस के लिए आपको कोई रेफर कर सकते हैं आप इक्वेशंस को कोई टेक्स्ट बुक का यूज करके या लिटरेचर का यूज करके। बट काफी लोग ये सोच रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता क्या है कि जैसे आपको ब्लैनिक-एडल के केसेस में बताया था, तो जिसको अगर पूरी अप्रोच अच्छे से पता हो ब्लैनिक-एडल में क्या करते हैं तो वो इजीली ये बता सकते हैं कि इसमें मंथली डेटा, क्योंकि अगर अपन को कंजम्पटिव फैक्टर पता है, ठीक है, क्या होता है कंजम्पटिव फैक्टर, तो उसको मंथली बेसिस पे अपन मंथली परसेंट लिए थे अपन ने डे लाइट आवर के, मीन मंथली टेम्परेचर लिए थे, तो अपन ये इजीली बता सकते हैं कि इसको मंथली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, इसलिए अच्छा बेटर ये रहेगा कि आपको उसका पूरा बेस पूरा फंडामेंटल पता हो। ठीक है। इक्वेशंस को याद करना डिफिकल्ट होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में उसमें आने की जो संभावना है वो भी कम होती है। बट ओवरऑल अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है, उसकी बेसिक इक्वेशंस पता है, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो एच है अपने पास टोटल इंसिडेंट रेडिएशन। अगेन ये इंसिडेंट रेडिएशन है विच इज द फंक्शन ऑफ द टाइम एंड द लैटिट्यूड। ओके, तो ये टोटल इंसिडेंस रेडिएशन होता है, दैट इज द mm पर डे ऑफ द वाटर, दैट इज इवोपोरेबल वाटर के बराबर। ठीक है। तो जितना भी हीट रेडिएशन अपने पास अवेलेबल है जो पर्टिकुलरली mm ऑफ वाटर को पर यूनिट टाइम में इवोपोरेट कर सकता है, तो उसको अपन बोलते हैं टोटल इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है। इसकी यूनिट होती है mm पर डे ऑफ द इवोपोरेबल वाटर विच कैन बी इवोपोरेटेड बाय दैट मच ऑफ द हीट। ठीक है। तो इसमें भी सेम रिलेशनशिप बनता है। एच ए जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लैटिट्यूड के। अपन ने देखे थे कि ऑन इंक्रीजिंग द लैटिट्यूड डे लाइट आवर डिक्रीजेस, तो अवेलेबल हीट जो है टोटल इंसिडेंस रेडिएशन वो भी कम होगा। एंड फॉर द टाइम समर्स में ये होगा ज्यादा और विंटर में होगा ये कम। ठीक है। ये एच है। देन अपने पास है आर है जो एल्बिडो के बारे में अपन ने डिस्कशन पहले कर चुके हैं। ठीक है। टोटल रिफ्लेक्टेड बैक रेडिएशन आउट ऑफ द टोटल इंसिडेंस रेडिएशन जो अपन बोलते हैं एल्बिडो, व्हिच इज द फंक्शन ऑफ द सरफेस एज वेल एज द स्लोप। ओके। सिग्मा जो अपने पास स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁹। ओके। A is the exponent or the constant which is the function of the latitude। ठीक है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है 0.29 मल्टीप्लाई बाय द cos phi, phi is the latitude angle, B फिक्स वैल्यू है 0.52 की, and is the actual sunshine hours। ठीक है। कितना एक्चुअली सनशाइन अवेलेबल है अपने पास। ठीक है। डे लाइट अवेलेबल है अपने पास, तो वो एक्चुअल सनशाइन आवर है। और n इज द मैक्सिमम पॉसिबल सनशाइन आवर। अगेन ये फंक्शन होता है लैटिट्यूड और टाइम के, जैसे कि अपन ने केस देखे थे इंसिडेंट सोलर रेडिएशन में। ठीक है। तो जितना ज्यादा सोलर रेडिएशन होगा मैक्सिमम पॉसिबल सनशाइन आवर्स या डे लाइट आवर्स उतना ही ज्यादा होंगे। और इट्स ऑल्सो फंक्शन ऑफ द टाइम, समर्स में ये ज्यादा होगा, विंटर्स में कम होगा। इसकी वैल्यू है 8 से 16 के बीच में, 8 से 16 के बीच में वेरी करती है। यूजुअली अपने को टेबल्स अवेलेबल होती है इस फॉर्म में। ठीक है। तो इसमें अगेन वही वाली टेबल होती है कि कितना लैटिट्यूड है, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री। ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, तो किस मंथ में किस डिग्री में अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी मैक्सिमम पॉसिबल सनशाइन आवर्स कितने हैं। ठीक है। तो इससे अपन एन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपिटल एन। एक्चुअल सनशाइन आवर जो अपने पास डेटा कैलकुलेटेड है, अवेलेबल है, मेजर डेटा है, वो उससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। देन बी का अपन ने देख लिया कांस्टेंट होता है, ए की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द लैटिट्यूड। ओके। एच ए का अपन ने कैलकुलेशन देख लिया। एच ए में भी अपने पास सेम टेबल अवेलेबल होती है जिसमें यहाँ पर एन की वैल्यू की जगह एच ए की वैल्यू होती है। ठीक है। तो अपने पास फॉर लैटिट्यूड एंड विद द टाइम, ठीक है, डिफरेंट मंथ्स के लिए अपने पास डायरेक्ट अपन वैल्यू उसको उठा सकते हैं। ठीक है, कि उसमें एच ए की वैल्यू क्या है, इसी फॉर्म में टेबल अवेलेबल होती है। टी ए जो है मीन एयर टेम्परेचर है इन डिग्री केल्विन। ओके। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अवेलेबल है। और एल्बिडो वैल्यू, टाइप ऑफ सरफेस क्या है, स्लोप क्या है, उससे अपन एल्बिडो निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इससे अपन एच एन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और एच एन की वैल्यू आने के बाद में सभी वैल्यू अपने पास कैलकुलेट अपन इजीली कर सकते हैं। तो अपन पोटेंशियल इवेपोरेशन ट्रांसफरेशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द पेनमैन्स मेथड। इसमें एक और है मॉडिफाइड, इसका कुछ वर्जन था, मॉडिफाइड पेनमैन्स मेथड।
उसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बदले गए थे और कुछ इंट्रोड्यूस किए गए थे, बट उसमें उसका डिस्कशन नहीं करा क्योंकि बेसिक कंसेप्ट इसका ये है। मैं डिस्कस करूंगा कि उस मॉडिफाइड पेनमेंट्स के बाद में एफएओ ने 1990 में ऑब्जर्व किया था कि उस मॉडिफाइड पेनमेंट्स मेथड की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो ग्लोबली एक्सेप्टेबल नहीं है, ग्लोबली वो वैलिड नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेटिक फैक्टर्स के वेरिएशन के कारण काफी जगह उसकी जो वैल्यू है मॉडिफाइड पेनमेंट्स मेथड की वो एक्यूरेट नहीं थी, प्रिसाइज नहीं थी। तो उसी को एक्यूरेट करने के लिए उन्होंने कुछ कंसेप्ट लाए थे और कुछ इन लोगों ने जो नए पैरामीटर्स उसको इंट्रोड्यूस किए थे। तो 1919 में एफएओ, दैट इज आपको फेमस पता ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उनने लाए थे पेनमैन मोंटिएट इक्वेशन 1990। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्योंकि करंटली अभी इसी मेथड को अपन यूज करते हैं, इसी फॉर्मूले को अपन यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ द पोटेंशियल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिक थ्योरी जो है वो पेनमैन मेथड्स की है, बट इसमें कुछ नए पैरामीटर्स हैं और कुछ एडवांसमेंट है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ET0 इज इक्वल टू 0.408 मल्टीप्लाई बाय द ए HN माइनस जी प्लस गामा 900 अपॉन टी प्लस 273 U2 EW माइनस EA, या EA है, सॉरी EQ नहीं है, देन ए प्लस गामा 1 प्लस 0.34 U2, ठीक है। तो उसी के पैरामीटर्स को रीअरेंज किए हैं और रीअरेंज करने के बाद ये इक्वेशन बना है। इसमें बस दो चीजें हैं वो चेंज की हैं। एक है अपने पास G, दैट इज द सॉइल हीट फ्लक्स डेंसिटी इन दैट इज द इन द टोटल अवेलेबल ऑफ हीट एनर्जी पर यूनिट ऑफ एरिया पर यूनिट टाइम में, ठीक है। इसका आपको यूनिट से क्लियर हो रहा होगा। तो सॉइल हीट फ्लक्स डेंसिटी है जो कि अपन को अवेलेबल होती है इसकी वैल्यू। देन मीन डेली टेम्परेचर है एट 2 मीटर हाइट पे, ठीक है। टेम्परेचर जो अपन ने वहां पर तो अपने पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर था जो गेजिंग होती है किसी भी हाइट में, तो वो टेम्परेचर अपने पास था, बट इसको 2 मीटर हाइट में लेना, ठीक है। बाकी जितनी भी पैरामीटर्स हैं उनके कैलकुलेशन है वो सेम पेनमैन इक्वेशंस हैं जो अपन ने देखे हैं यहाँ पर, उसी के जैसे होते हैं। तो इसका यूज करके अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर 5। तो इस नेक्स्ट लेक्चर जो अपन करेंगे वो लास्ट एब्स्ट्रैक्शन है अपने पास, डिटेल डिस्कशन ऑन द इन्फिल्ट्रेशन, हाउ टू मेजर द इन्फिल्ट्रेशन बाय यूजिंग द डिवाइसेस, बाय यूजिंग द इक्वेशंस। तो डिफरेंट अप्रोचेस अपन देखेंगे, उसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे, इन्फिल्ट्रेशन इंडिसेस के बारे में पढ़ेंगे, क्या होते हैं, इनको कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और कोई भी इसमें मिस हो गया होगा कोई भी टॉपिक तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसके लिए मैं सेपरेट लेक्चर बना दूंगा। थैंक यू।